चलिए। थोड़ा सा आप लोग थोड़ा सा 1 मिनट वेट करिएगा, तो एक दो लोग का जो है ऐड नहीं हो रहा, मैं इनको ऐड कर दूं। चलिए। ओके। तो हम थोड़ा सा, आप जैसे कल काफी लोग को हमने आप लोग को ज्वाइन कराया था, काफी बच्चे इसे ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए थोड़ी सी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो उन्हीं बच्चों का थोड़ा सा हम गाइड कर रहे थे। ठीक है। चलिए, अच्छा। देखिए, जैसा कि हमने आप लोग को बताया है कि हमारा जो मुख्य लक्ष्य होगा यहाँ पर, मेंस कैसे लिखा जाए, उस पे हम लोग को चर्चा करनी है। और वही हमारी सफलता का सबसे बड़ा वो बनेगा। तो उसी को आधार लेते हुए हम लोग वहीं से शुरू करेंगे और अपने काम को करने का प्रयास करेंगे। देखिए, जब हम लोग पढ़ने का प्रयास करते हैं तो हम लोग की शुरुआत होती है एग्रीकल्चर से। एग्रीकल्चर क्या है, किस भाषा का शब्द है, कब किसने इसके बारे में बताया, ठीक है, एग्रीकल्चर का शाब्दिक अर्थ क्या है, ये सब चीजें जब हम लोग वनडे एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो इसका बड़ा अर्थ होता, आप सभी को पता होगा कि इसका बड़ा मायने होता है। लेकिन जब हम लोग उससे आगे निकल करके एक थ्योरी लिखने की बात हम लोग करते हैं, तो हम लोग कहीं ना कहीं विवश इस बात को होते हैं कि हमें वो चीज बताना है जो सामने वाला हमसे पूछ रहा है। तो एक तो बात वहां हो जाती है। दूसरा, अगर हमें कुछ पढ़ना है एग्रीकल्चर में, तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी होगी, ये भी हम लोग जानेंगे। क्योंकि बेस अगर हमारा क्लियर है तो हम बहुत बेहतर सब कुछ जान सकते हैं, और अगर बेस नहीं क्लियर है तो उसमें हम लोग बहुत बेहतर नहीं जान सकते। यह सबसे बड़ा समस्या होता है।
तो यहाँ पर जैसे ही हम लोग पहुंचेंगे अपनी स्थिति को ध्यान रखेंगे। देखिए जैसे यहाँ पर अगर मैं अब एक सामान्य सी बात करें, देखिए यहाँ पर सबसे पहले हमने लिखा है एग्रोनॉमी। अब एग्रोनॉमी की बात अगर करें तो हिंदी में हम लोग कहते हैं सस्य विज्ञान। वहां के नीचे जो मेन हमने, जो हमारा मुख्य उद्देश्य है, वो यहाँ पर देखिए हमने लिखा है फसलों का वर्गीकरण। अब फसलों के वर्गीकरण से देखिए यहीं से अगर हम सवाल उठाएं कि इसको हम क्यों लेके आए, तो जब इसके बाद आता है क्यों हम लेके इसको आए, तो एक सवाल हमसे उठता है कि भाई भारत जो है ये कृषि प्रधान देश है। इंडिया इज ए एग्री प्राइम कंट्री। भारत अगर एक कृषि प्रधान देश है तो इसका मतलब वहां पर फसल उगाए जा रहे हैं। और ध्यान रखिएगा, अगर फसल उगाए जाने की बात भारत कर रहा है तो क्या फसलें उस तरह की होंगी जिस तरह भारत चाहेगा, या फसलें उस तरह होगी जिस तरह भारत का जलवायु होगा। तो फसलों के निर्धारण में व्यक्ति का वो चलता है मनमानी, या जलवायु, मतलब फसलें जलवायु के अनुसार होंगी या व्यक्ति के अनुसार होंगी, यह एक सवाल होता है। ये सवाल आपसे पूछा नहीं जाएगा, लेकिन जब आप मेंस की बात करेंगे तो हमारे जहन में बात होती है कि जो फसलों का वर्गीकरण है वो जलवायु के आधार पर होता है। क्योंकि रबी सीजन में हम धान की खेती नहीं कर सकते और खरीफ के सीजन में हम लोग गेहूं की खेती भी नहीं कर सकते। इसका मतलब इसका कोई पद्धति होगा, इसका कोई सिस्टम होगा। तो अपने आप एक सवाल बनने लगेगा कि भारत के फसलों का वर्गीकरण किसके आधार पर किया गया है। एक अगर मैं आपसे सवाल यही करूं कि भारत में या विश्व में फसलों के वर्गीकरण का मुख्य आधार क्या है, पर्वत है, पठार है, जलवायु है, या भौगोलिक क्षेत्र है, तो किसके आधार पर होगा, आप इसको सहज समझ सकते हैं। अब ये समझने के साथ साथ हमें यहाँ पर ये डिसाइड करना होगा कि इसी के आधार पर अगर हमसे सवाल पूछ लिया जाए कि भारत के फसलों का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करिए, नाम ले ले कि भारत के फसलों का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करें, या और थोड़ा सा यही बात करें कि उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसलों का ऋतुओं के आधार पर वर्गीकरण करते हुए समझाइए। सवाल किसी भी तरह से हो सकता है, लेकिन उसका जवाब हम लोग को कैसे निकालना होगा। तो देखिए अगर वो कहा है ऋतुओं के आधार पर उत्तर प्रदेश के प्रमुख फसलों का वर्गीकरण करें, तो हमारी हेडिंग यही होगी, हेडिंग हमारी यही होगी, इनमें कुछ भी अलग नहीं होगा। अगर भारत की बात करेगा तो भी यही होगा, अगर उत्तर प्रदेश की बात करेगा तो भी यही होगा। लेकिन अब इनके बारे में हमें कैसे तथ्यात्मक रूप से हम ये बात कह रहे हैं कि ऋतु अब क्यों, क्योंकि भाई किसी भी फसल के होने ना होने का जलवायु ही तो निर्धारित करेगा। ठंडी जलवायु की फसल ठंडी जलवायु में होगी, गर्म जलवायु की गर्म जलवायु होगी, जो उपोष्ण जलवायु को ठंड और गर्म दोनों के बीच की होती है वो दोनों में होगी। ठीक है, तो अब आपसे एक सवाल हमारा है, जरा आप लोग जवाब दीजिएगा। आप सभी लोग कम से कम ग्रेजुएट तो है ही हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। आप बहुत सारे लोग इसमें पोस्ट ग्रेजुएट हैं। आप ये बताइए कि जो भारत की जलवायु है वो कैसी है, ठंडी है, गर्म है, या ठंडी गर्म दोनों का मिश्र जिसको उपोष्ण कहते हैं, दोनों है। जरा ये आप लोग अपने जवाब से हमें जरा अवगत कराएं भैया लोग, तो बताइए। देखिए अब आप लोग ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएट, आप लोग के सवालों के जवाब तुरंत निकल के आने चाहिए, ठीक है। और ये चीजें कहीं ना कहीं होना चाहिए, क्योंकि बिना इसके हम आगे काम तो करेंगे, लेकिन आप एक ग्रेजुएट हैं। अमित जी बता रहे गर्म है, अंकिता सरोज जी बता रहे उपोष्ण है, और शुभम जी भी बता रहे हैं उपोष्ण है। देखिए अमित जी, भारत की जलवायु ठंडी भी है और गर्म भी है। अभी हम लोग गर्म में जरूर है, लेकिन अभी बढ़ते बढ़ते हम लोग ठंडी की तरफ बढ़ जाएंगे, और होली आते आते फिर हम लोग गर्मी की तरफ बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसका मतलब यहाँ की जलवायु ठंडी भी होगी और गर्म भी होगी।
ठीक है। और देखिए यहाँ पर अधिक गर्मी भी होती है, अधिक ठंडी भी होती है, और अधिक गर्मी और अधिक आर्द्रता भी होता है। इसीलिए आपके यहाँ खरीफ की भी फसलें हो जाती हैं, इसीलिए आपके यहाँ रबी की भी फसलें हो जाती हैं, इसीलिए आपके यहाँ क्या कहते हैं, जायद की फसलें हो जाती हैं। ध्यान रखिएगा, हमारे फसल के चलने का जो क्रम है, सबसे पहले होगा खरीफ, ठीक, उसके बाद रबी, और फिर जो है होगा आपका जायद। ठीक है, इस तरह का हमारा है। इसका मतलब हमारा जो कृषि वर्ष शुरू होता है यही शुरू होगा। इसीलिए हमारा जो कृषि वर्ष शुरू होता है 1 जुलाई से शुरू होता है और 31 जून तक वो चलता रहता है, क्योंकि यही हमारा आधार है। पहले खरीफ, फिर रबी और फिर जायद। ठीक है, तो इसका मतलब देखिए यहां से निकलता है, क्या तीनों तरह की फसलें हमारे देश में नहीं होती? तीनों तरह की होती है। तो बहुत अच्छी बात है, ये तीनों तरह की तभी हो रही है क्योंकि तीनों तरह की जलवायु भारत में पाई जा रही है। अगर ये जलवायु ना पाई जाती तो ऐसा नहीं होता। अब यही चीज अपने दिमाग में बैठा के चलना है, जो चीजें मैं बोल रहा हूँ हर बातें यहाँ लिखी नहीं होगी, लेकिन जितनी बातें मैं आपको बोल रहा हूँ ये मेंस लिखते वक्त आपके जहन में रहना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अब यहाँ पर आप निर्धारित करेंगे खरीफ फसल। अब यहाँ पर हमने नहीं लिखा है इस बार की फसलों को बुआई करते समय अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता में पकते समय, देखिए कुछ बातें मैंने जरूर लिख दिया है, लेकिन अगर और चीजें आप लिख सकते हैं तो आप बड़ी अच्छी बात है, लेकिन नहीं बहुत चीज लिख सकते हैं तो जो बातें हम लिखे हैं उतना तो आपको लिखना ही पड़ेगा। ठीक है, इतनी बात आपको लिखनी पड़ेगी भैया। ठीक है, अच्छा, इसमें जैसे कि हमने लिखा खरीफ की फसलें, ठीक है, तो ये जो हमारी खरीफ की फसलें हैं, अब देखिए खरीफ की फसलें में अपने आप दिमाग में लगा दीजिए, क्योंकि खरीफ सीजन के दौरान हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, उच्च तापमान और उच्च आर्द्रता होता है। इसका मतलब खरीफ सीजन में सामान्यतः वह फसलें ज्यादा होंगी जो उच्च आर्द्रता, उच्च तापमान वाले होंगे। ठीक है, लेकिन क्या भारत में ऐसे भी फसलें हैं उसी दौर में जिनको ना उच्च आर्द्रता चाहिए, तापमान तो चाहिए, लेकिन अधिक आर्द्रता नुकसान हो जाती है, जैसे अरहर, इसे खरीफ सीजन में ही उगाई जाती है, लेकिन अगर तापमान से उसे दिक्कत नहीं होती, लेकिन अगर पानी उसको ज्यादा मिल जाए, जड़ में लग जाए, तो उनमें बिल्ट रोग लग जाता है, तुरंत फसल वो सूख जाती है। लेकिन अब इनके रूप में देखिए, भावार्थ रूप में हमें करना क्या है। ठीक है, देखिएगा, मैं आज आपको एक छोटा सा सिर्फ वो दे रहा हूं, बाकी काम करने का नजरिया हमारा हर टीचर का अपना अपना होता है, सब में अलग चीज होगा, लेकिन ज्यादा क्वेश्चन फ्रेम करने में प्रयास हम करेंगे। ठीक है, अब देखिए खरीफ फसल में हमने क्या लिखा है, इस वर्ग की फसलों को बुआई करते समय अधिक अधिक तापक्रम तथा आर्द्रता, मतलब बुआई करते समय, खरीफ फसल की बुआई करते समय अधिक तापमान तथा अधिक आर्द्रता व पकते समय शुष्क वातावरण की आवश्यकता होती है। ठीक है, यह इसका मुख्य है। अगर इतने ही बात लिख देंगे तो कोई भी समझने वाला बड़ी आसानी से समझ जाएगा कि बच्चा क्या बताना चाह रहा है। अब इसमें हमने जो है जैसे करके लिख दिया, धान, मक्का, ज्वार, मूंगफली, बाजरा, लोबिया, तिल, सोयाबीन, अरंडी, कपास, अरहर, सनई, जूट, ज्वार आदि। देखिए ये वो फसलें यहाँ पर हम लोगों ने जरूर लिख लिया है जो सामान्यतः हम लोग सुनते रहते हैं, या जिनके बारे में यूपी बिहार में इसका कल्टीवेशन होता रहता है, क्योंकि इनमें से जैसे कपास यूपी बिहार में नहीं होता है। ठीक है, जूट अब यूपी बिहार में कम हो गया, पहले तो बहुत होता था। ठीक है, मूंगफली गुजरात महाराष्ट्र में चला जाता है, नहीं होता है, लेकिन इनके बारे में हम लोग जानते जरूर है। ठीक है, तो आपको इतने फसलों के बारे में अगर विवरण दे देंगे तो आपको ये चीजें पता चल जाएगी। ठीक है,
चीजें मेरी जहन में आ रही है जो मैं कहना चाह रहा हूं भैया लोग आप लोग से। हाँ जी। अब आपसे थोड़ा सा मैं जानकारी के लिए यहाँ पूछ ले रहा हूँ, जैसे अरहर है, ठीक है, अरहर, इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो क्या है? अरहर का वैज्ञानिक नाम बताएंगे आप लोग? अरहर का वैज्ञानिक नाम बताइए। मक्का का, धान का, मूंगफली का, ठीक है, सोयाबीन का, इन सभी का वैज्ञानिक नाम जरा बताइए तो देखें। धान का वैज्ञानिक नाम और मक्का का वैज्ञानिक नाम जरा बताएं तो। आप लोग भारत के भविष्य हैं, युवा हैं, और उत्तर प्रदेश की प्रशासनिक सेवाओं में जाकर प्रदेश के नागरिकों की सेवा करने के लिए आप उत्सुक हैं, इसीलिए आप तैयारी कर रहे हैं, ठीक है? तो बताएं आप लोग। कैजनस कैजान, जी अशोक जी। ओराइजा सटाइवा, अमित जी बता रहे हैं। राइस का ओराइजा सटाइवा, स्पेलिंग स्पेलिंग ध्यान रखिएगा, बहुत मायने रखिएगा। अब आप छोटे नहीं हैं, आप पोस्ट ग्रेजुएट हैं, ठीक है, इसलिए स्पेलिंग पे बहुत ध्यान, ठीक है। ग्लाइसिंग देखिए जो आप अशोक जी लिख रहे हैं, स्पेलिंग गलत है, ये इसलिए मैं पूछ रहा हूँ, देखिए इससे अपने आप पता चलता है स्पेलिंग मिस्टेकिंग होगी, और धीरे धीरे इन पर सुधारने का प्रयास करिएगा, ठीक है? क्योंकि आपका जो ग्लाइसिन, ये ग्लाइसिन मैक्स है, ठीक है, थोड़ा सा इन सब चीजों पर ध्यान दीजिएगा, बहुत जरूरी है, ठीक है। चलिए मैं आपको बहुत ज्यादा परेशान नहीं करूंगा अभी। राइस राइस राइबा, मेज का जिया मेज, जी अंकिता जी बहुत अच्छी, बिल्कुल ठीक है। बहुत ज्यादा आज हमारा परेशान करें नहीं, क्योंकि मेज लिखाते वक्त, ठीक है, हर जुबान पे सवाल निकलेगी हमारे, और उन जुबान पर वो जो सवाल निकलेगी उसका जवाब आपके जुबान पे होना चाहिए। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ मेज के रूप में जरूर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन प्री का हमेशा सवाल आपसे पूछता रहूंगा, और वो आपको बताते रहना है, तैयार रहना है, करते चलना है, ठीक है। चलिए दूसरा देखिए, इसमें लिखा है रबी की फसल, रबी फसल। अब इसमें देखिए लिखा, अब आपको एक चीज और मैं बता दूं, ठीक है। अब अगर देखिए यहाँ रबी से ही बताना शुरू कर रहा हूँ, अब बताइए रबी की फसल की बुआई कब होती है, जरा महीना बताओ आप लोग, बताइए जरा। अभी देखिए मैं आपको कुछ ऐसी बात बता दूंगा हमेशा याद रहेगा जीवन भर। रबी फसलों की बुआई कब होती है? बताइए सभी लोग जल्दी से, और एक एक लोग का कमेंट आना चाहिए। नौकरी चाहिए, गाड़ी मिलेगा, बंगला मिलेगा भैया। अक्टूबर नवंबर में, अच्छा। तो क्या दिसंबर में रबी सीजन की बुआई नहीं होती है? देखिए रबी सीजन की बुआई अक्टूबर से शुरुआत हो जाती है और दिसंबर तक चलता रहता है। 15 दिसंबर तक क्षेत्रीय गेहूं हम लोगों को पढ़ाया जाता है कि 15 दिसंबर तक कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन प्रैक्टिकली हम लोग यूपी बिहार के लोग जानते हैं कि हम लोग पूरा दिसंबर क्या, मकर संक्रांति तक गेहूं की बुआई करते रहते हैं। लेकिन अक्टूबर नवंबर दिसंबर मेन माना जाता है। अब आप कल्पना करिए जरा, अक्टूबर नवंबर के दौरान तापमान कैसा होता है, ठीक है, कितना तापमान होता है? जितना तापमान होता है वही रबी सीजन की हो जाएगी। अब जरा बताइए कि नवंबर और दिसंबर में, आप अक्टूबर छोड़ दीजिएगा, नवंबर और दिसंबर में तापमान कितना होता है, ये आप लोग बताइए जरा। तो अभी देखिए हम आप लोग को बहुत कुछ बताते हैं। आप बताइएगा, आपका याद नहीं करे, देखिए मेंस की चीजें एग्जैक्ट पोजीशन नहीं याद होती है, लेकिन अगर आप लिखे हैं तो वो हमेशा उसके करीब होना चाहिए, ये सबसे बड़ी बात होती है, ठीक है। 15 से 20, 15 से 20 नहीं मेरे दोस्त, 20 से 25 आपको जाना पड़ेगा, 20 से 25 तक, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जो रबी सीजन की फसलों की बुआई होती है, उनके बुआई के दौरान जो जलवायु में जो तापमान होता है वो 20 से 25 के नियर अबाउट रहता है।
और इन्हीं में से फसलें बोई जाती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। तो जब गेहूं बढ़ता है तो दिसंबर, जब जनवरी फरवरी होता है, उस समय तापमान ज्यादा होता है कि कम होता है? बताइए आप लोग। देखिए, मेंस लिखने वाले ऐसे कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं, रट्टू नहीं। ठीक है, रटने से नहीं, ये चीजें होगी जो अब मैं बता रहा हूँ। बताइए, जनवरी फरवरी के दौरान तापमान कम होता है कि ज्यादा? भाई, अब आप, मैंने कहा जनवरी फरवरी के दौरान तापमान कम होगा कि ज्यादा होगा, और आप लोग बता रहे ज्यादा होगा। ये कैसी ये विडंबना नहीं है? आप सोचिए, जब तापमान कम होता है तभी ठंडक होती है, और आप कह रहे हैं ज्यादा होता है? और अगर तापमान ज्यादा हो रहा था तो फिर उस समय काहे स्वेटर घूम पहन के घूमते हो भैया? लिए साल घूमते हो, रात को रजैया ओढ़े पड़े रहते हो काहे? है? फिर कंबल ओढ़ के रहो, एक दिन देखो, पता चलेगा। है? ऐसा उल्टा भविष्यवाणी करेंगे? हाँ, पकते समय गर्म होगा, हम पकते की अभी बात कर नहीं कर रहे हैं। अभी हम कर रहे हैं गेहूं के बढ़वार के समय, मतलब उसकी वानस्पतिक वृद्धि के समय, क्योंकि वानस्पतिक वृद्धि जनवरी फरवरी में ही माना जाता है। तो वानस्पतिक वृद्धि के समय क्या होता, तापमान कम होता है, 15 या उससे कम होता है, 12 से 15 होता है तापमान। ठीक है, ध्यान रखिएगा। और यही आपको लिखना होगा मेंस में, रट्टू नहीं चलेगा, ऐसे दिमाग लगाइएगा। ठीक है, कि रबी फसलों की बुआई दिवाली के आसपास होता है। रबी फसलों की बढ़वार जनवरी फरवरी के, जब ठंडक भयंकर ठंडी पड़ती है तब चलता है। और रबी सीजन की फसलें होली के बाद पकती हैं, तो होली के बाद तापमान बढ़ जाता है। ये चीजें अब आपको ये प्रैक्टिकली इस तरह का अनुभव काम आएगा। ठीक है, और ये जो चीजें मैं आपको बता रहे हैं, अगर यही चीजें आपके दिमाग में ऐसे बैठती जाएगी तो आपको रटना नहीं पड़ेगा। मेंस लिखने के दौरान आपके दिमाग में यही चीजें चलेगी। ठीक है, रबी सीजन के दौरान दिवाली होता है, ठंडक बढ़ने लगती है, जनवरी फरवरी में वनस्पतिक वृद्धि होती है, तापमान बहुत कम हो जाता है, और फसलें पकते दौरान होली के बाद पकती है। तो इसी बात को तो लिखना रहेगा, ऐसे मेंस लिखा जाता है। ठीक, ठीक है भैया, बातें मेरी समझ में आ रहे हैं? जो चीजें मैं आपको समझाना चाह रहा, क्या मेरी बातें समझ में आ रही? यदि हाँ तो बताएं, यदि यहाँ पर कोई कंफ्यूजन है तो बताएं, तो फिर मैं कुछ और रुख अख्तियार करूं। चलिए बताएं भैया लोग, जल्दी बताएं, क्योंकि रट्टू तोता नहीं बनना है। ठीक है, अपनी समझ विकसित करनी है, और ये समझ विकसित करने के लिए हम आपसे बातचीत कर रहे हैं। ठीक है, अच्छा, ठीक। तो अब देखिए, ये रबी का था। ठीक है, तो अब खरीफ का भी सुन ले, क्योंकि हमने बताया खरीफ, खरीफ में क्या होती है, इस समय हाई ह्यूमिडिटी, हाई टेम्परेचर, और इस समय हम लोग उसी दौर से गुजर रहे हैं। जुलाई में हम लोग का तापमान क्या होता है, ज्यादा होता है, वर्षा होती है, ह्यूमिडिटी भी ज्यादा होती है, आर्द्रता 70% से ज्यादा, 80%, और तापमान भी 30-32 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो खरीफ फसल की बुआई के दौरान जो तापमान होता 32 डिग्री सेंटीग्रेड से ज्यादा, और आर्द्रता 70% से ज्यादा होती है। ठीक है, चलिए, तो देखिए रवि का लिखा है, इस वर्ग की फसलों को बुआई करते समय तापमान कम, देखिए लिखा है ना रवि का, तापमान कम एवं आर्द्रता, कम तापक्रम एवं आर्द्रता, पकते समय शुष्क तथा गर्म वातावरण की आवश्यकता। जब फसल ये शुष्क मतलब मेच्योर होगी फसल, क्योंकि अप्रैल में हमारी गेहूं पकती है, तो उसमें तापमान 32, 35, 36, 38 जाता है। ठीक है, होती है। आगे लिखा है, अक्टूबर नवंबर में इनको बोने के लिए उपयुक्त वातावरण होता। अच्छा, जो रबी सीजन की फसलें होती हैं उनके बुआई का समय अक्टूबर नवंबर होता है। ठीक है, जैसे उनमें कौन सी है, गेहूं है, जौ है, चना है, सरसों है, जई है, बरसीम है, मसूर है, अलसी है, लाही है, आलू है। ठीक है,
तंबाकू है और चुकंदर है। अब आपको मैं यही प्री का क्वेश्चन पूछ रहा हूं आपको, ठीक है। अब आप उससे अब देखिए, यहीं पर देखिए प्री के क्वेश्चन आपके अपने आप तैयार होते जा रहे हैं, ठीक है। जैसे हमसे पूछा जाता है तंबाकू तंबाकू की बुआई किस मौसम में होती है या किस सीजन में होती है, ठीक है। या दूसरा पूछेगा तंबाकू के बुआई के लिए जलवायु कैसी चाहिए, तो अब जलवायु कैसी चाहिए यहाँ पढ़े हो तो यही निकल जाएगी, ठीक है। इसका मतलब ये ठंडी जलवायु वाली फसल है क्योंकि रबी सीजन में इसकी बुआई होती है, ठीक है। तो ऐसे सवाल आपके प्री के यहीं से पूछे जाएंगे। दूसरा सवाल होगा, ठीक है, जैसे लिखा है सरसों। अब पूछता है सरसों का मुख्य खरपतवार क्या है, जरा बताएं आप लोग भैया। तो एक तो सरसों का खरपतवार और दूसरा गेहूं का मुख्य खरपतवार क्या है, बताएं जरा आप लोग, बोलिए, चलिए बताइए, बताइए जरा आप लोग। अमित जी बता रहे हैं गेहूं का गुल्ली डंडा होता है, अच्छा। सरसों का, देखिए ये सवाल प्री के लिए है, ठीक है, ऐसे पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए इन सभी सवालों पर ध्यान होना चाहिए आपका। कासनी का नाम आप सुने होंगे, ठीक है, और ये चीजें आपसे पूछी जाएगी, ठीक। तो आप लोग इन सब सवालों का जवाब देखिए, वैसे हम पढ़ाते वक्त इतने सारे सवाल आपसे पूछते ही रहते हैं कि आपका दिमाग अपने आप उधर जाएगा, लेकिन मेंस लिखने का देखिए एक तरीका हमने लिखा है, इस तरह से लिखा जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप देखिए, आइए चलिए आगे जाइए। अभी ये पीडीएफ मैं आपके ग्रुप में डाल दूंगा, आप वहां से अपलोड कर लीजिएगा इसे, और इसे एक बार पढ़िएगा, ठीक है। और यहाँ से फिर हम आपको सवाल देंगे। कासनी बरसीम का है, कासनी बरसीम का है, बहुत अच्छा। अगर सरसों होगा तो उसमें हो भी होगा, गुल्ली डंडा जो बताया है उसमें भी होगा, ठीक है। एक जंगली सरसों होता है वो भी होगा, जिसको गांव में कहते हैं ना सुसुना भुगना इस तरह का कुछ नाम कहते हैं, ठीक है, वो भी होगा। चौलाई होगा वो भी होगा, ठीक है। ये सभी पाए जाएंगे इसमें, क्योंकि रबी सीजन के जो खरपतवार, अब आपको देखिए एक आएगा क्वेश्चन कि रबी सीजन के प्रमुख खरपतवारों का उल्लेख उल्लेख एवं उनके नियंत्रण के उपाय सुझाए, इस तरह का सवाल पूछा जाता है मेंस में टिप्पणी के लिए, ठीक है। तो आगे चल के हम उसकी बात करेंगे, ठीक। अब लिखिए, लिखा है जायद फसलें, लिखा है इस वर्ग की फसलों में अधिक तापक्रम कम आर्द्रता, ध्यान रखिएगा दो बातें, इस वर्ग की फसलों में अधिक तापक्रम कम आर्द्रता को सहन की क्षमता होती है, मतलब अधिक तापक्रम और कम आर्द्रता को सहन करने की क्षमता होती है। ये फसलें मुख्यतः मार्च अप्रैल में बोई जाती हैं, जैसे ककड़ी, खीरा, खरबूजा, तरबूजा, मूंग, कद्दू, लौकी, तोरई एवं अन्य कुकर। सिंपल भाषा में अगर कहें तो जो कुकर बिटेसी कुल के फसल हैं वो जो है कब उगाए जाते हैं, जायद वाले। तो अगर आपसे पूछे कि जायद में प्रमुख रूप से कौन सी फसलें उगाई जाती हैं, तो आप उसमें एक जवाब दे सकते हैं, कुकर बिटेसियस फसलें, ठीक है। क्या, कुकर बिटेसियस फसलें, ठीक है। अब उसमें जितने भी है तरबूजा, खरबूजा, लौकी, कुमड़ा, ठीक है, करेला, परवल, सब आप लिख सकते हैं, ठीक है। सत्यानाशी ये भी है, बिल्कुल सत्यानाशी खरपतवार। अभी इन सभी की चर्चा खूब अच्छे से होगी। अभी देखिए हम बेसिक बात कर रहे हैं क्योंकि इसको पढ़ाएंगे जो एग्रोनॉमी वाले टीचर्स हैं वो, ठीक है। मैं तो आपको मुख्य रूप से जीएस पर हमारा फोकस रहता है,
और एग्रीकल्चर के कुछ अंश हम आपको ऐसे पढ़ाते हैं जो टिप्पणी के रूप में पूछा जाता है। ठीक है, अब दूसरा हमने आधार लिया है पौधों के वर्गीकरण का। देखिए, पौधे के जीवन चक्र के आधार पर वर्गीकरण। तो पौधे के जीवन चक्र, अब जीवन चक्र का मतलब क्या है? बहुत सारे पौधे होंगे जो अपना जीवन 1 वर्ष में पूरा कर लेते होंगे, बहुत सारे पौधे होंगे जो 2 वर्ष में पूरा करते होंगे, और बहुत सारे पौधे ऐसे होंगे जो बहुत सारे वर्ष लग जाते हैं या बहुवर्षीय होंगे। ठीक है, तो इस आधार पर भी फसलों का वर्गीकरण, क्योंकि जो हमारे सीरियल्स वाले हैं वो तो 1 वर्षीय होंगे, लेकिन बहुत सारे हैं जो 2 वर्षीय या बहुवर्षीय होंगे। तो देखते हैं हम लोग, उसमें उदाहरण के रूप में भी आएगा। लिखा है 1 वर्षीय या एनुअल। इस वर्ग के पौधे अपना जीवन चक्र, अपना जीवन चक्र से तात्पर्य समझिएगा उगने से लेकर पकने तक। मतलब जो पौधा अपने उगने से लेकर पकने तक का कार्यकाल 1 वर्ष में पूरा कर लेता है या एक क्रॉपिंग सीजन में पूरा कर लेता है, उसे 1 वर्षीय पौधा कहा जाता है। ठीक है, 1 वर्ष के अंदर पूरा कर लेते हैं, जैसे धान, गेहूं, जौ, चना, सोयाबीन, मूंग। अब यहाँ पर ये नहीं देखा जा रहा कौन खरीफ का है, रबी का है, जायद का है, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, मतलब जो फसल या जो पौधा अपना जीवन चक्र 1 वर्ष में पूरा कर लेगा उसे 1 वर्ष। अच्छा, जीएस पढ़े बहुत दिनों हो गया, बिल्कुल। अब तो आप पुनः जुड़े हैं, अब तो आप एक मैच्योरिटी लेवल पर जुड़े हैं। अब जीएस की भी बात बहुत अच्छी की जाएगी। ठीक है, नो डाउट। ठीक है, लेकिन हमारा सबसे बड़ा जो फोकस रहता है, हम आपको मेंस का क्वेश्चन कैसे बनता है, उनमें मैटर क्या क्या डालते हैं, उनके बारे में ही फोकस करते हैं हम, और उसी में हमारी महारत है, उसी में हम आपके लिए बेहतर कराएंगे। ठीक है, अब 1 वर्षीय हो गया। उसके बाद देखिए लिखा 2 वर्षीय बाइनियल क्रॉप्स। ठीक है, लिखा इस वर्ग के पौधे प्रथम वर्ष में अपनी वानस्पतिक वृद्धि करते हैं तथा दूसरे वर्ष में फूल फूल एवं बीज उत्पन्न करते हैं। इसका मतलब पहले वर्ष में ये अपना जो है क्या करेंगे, वानस्पतिक वृद्धि करेंगे, और दूसरे वर्ष में अपना प्रजनन वाला कार्य करेंगे। मतलब फूल बनेगा, उसमें फल बनेगा, वो पकेगा, तो दूसरे वर्ष में। अब इसमें लेकिन क्या कोई उदाहरण है? ध्यान देना, यहाँ से सवाल पूछा जाएगा फ्री में, पूरी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। ठीक है, जैसे चुकंदर, प्याज, पात गोभी, मूली, गाजर इत्यादि। और यहाँ पर ये जितने लिखे हैं ये सब आपको पूछे जाते हैं। सीधे लिखता है कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल द्विवर्षीय है। याद कर लेना, मैं पूरी जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि एसटीए के प्री में यहीं से एक सवाल आपको मिलेगा। ठीक है, और यही सारी चीजों की वजह से कोचिंग, अगर कोई अच्छी कोचिंग है, अनुभवी टीचर हैं, तो आपको पढ़ाते वक्त पूरी जिम्मेदारी से बताते चलते हैं कि यहाँ से आप कोई गलती ना करिएगा, यहाँ से सवाल आएंगे। ठीक है, तो ये चीजें जो हम बात कर रहे हैं वो सवाल यहाँ से आएगा, क्योंकि हमें यहाँ से यही समझ में आएगा कि ये सब 1 वर्षीय होंगे, लेकिन ये 1 वर्षीय नहीं होंगे, क्या होंगे, 2 वर्षीय होंगे। ठीक है, और अपने भ्रम को दूर कर लीजिएगा यदि किसी तरह का कोई भ्रम होगा। ठीक है, उसके बाद देखिए है बहुवर्षीय। मतलब जो अपना जीवन काल 2 या 2 से अधिक वर्षों में पूरा करता है उसी को हम लोग बहुवर्षीय कहते हैं। क्या कहते हैं उन्हें? बहुवर्षीय कहते हैं। ठीक है, लिखा है इस वर्ग के पौधे 2 वर्ष से अधिक समय तक फल और बीज देने के बाद भी अपना जीवन चक्र जारी रखते हैं। मतलब इस प्रकार के पौधे 2 वर्ष के अंदर तो फल दे देंगे, लेकिन वो खत्म नहीं होंगे, उसके बाद भी फल देते रहेंगे। ठीक है, इस प्रकार के पौधे को बहुमुखी पौधे या बहुवर्षीय पौधा कहा जाता है। ठीक है, जैसे लूसर्न, हाथी घास, गन्ना, शकरकंद, नेपियर। अब यहाँ 2 को याद रखो। गन्ना कैसी फसल है? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या बहुवर्षीय। दूसरा, शकरकंद कैसी फसल है? 1 वर्षीय, 2 वर्षीय या बहुवर्षीय।
ठीक है, तो ये कैसा है ये आप यहां से देखकर अनुमान लगा सकते हैं। ठीक है, तो अब ये बताओ हमारे भैया, ठीक है, बातें हमारी समझ में आपको आ रही, जो मैं बता रहा हूँ या जिस तरह से मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, समझने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही है? थोड़ा सा बताते रहिएगा, क्योंकि हमारे पास बहुत विधा है पढ़ाने की। लेकिन अगर ये विधा आपको समझ में आ रही है तो अच्छी बात है, और नहीं आ रही है तो फिर मैं और भी अपने अनुभव का उपयोग करूंगा। ठीक है, बताते रहिएगा भैया लोग। जी अशोक जी, सही आ रहा, अच्छी बात है, सभी लोग बताइएगा, देखिएगा, क्योंकि यहाँ पर भविष्य का सवाल है। ठीक है, सभी लोग युवा हैं, नौकरी का सवाल है। बाबा जी वैसे भी नौकरी देने में बड़ा वो कर रहे हैं। ठीक है, तो इसलिए हम लोग से कोई गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसलिए मैं आप लोगों से ये पूछ रहा हूँ। ठीक है, चलिए, एक और वर्गीकरण आपको मैं बता रहा हूँ। देखिए लिखा है, उसके बाद तीसरा हमने नंबर डाला है, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। ठीक है, आर्थिक दृष्टिकोण के आधार पर फसलों का वर्गीकरण। चलिए, हमने ये लिखा है आर्थिक। अब देखिए, आर्थिक मतलब ये है जो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंस हो, मतलब जिनसे हमें पैसा मिल रहा हो तुरंत। ठीक है, तो उसमें देखिए लिखा है आर्थिक आधार पर क्या, सीरियल क्रॉप। अब हम लोग को पता है कुछ खाद्य फसलें होती हैं, कुछ दलहनी फसलें होती हैं, कुछ तिलहनी फसलें होती हैं, इस तरह की होती है। तो सबसे सीरियल्स खाद्यान्न फसलें, धान, गेहूं, मक्का, ज्वार, बाजरा। ठीक है, मडुआ, काकुन, कोदो, सामा, कोदो, मडुआ, काकुन। सावा, कोदो, मडुआ, काकुन जानते हैं ना कि नहीं जानते आप लोग? बताइए, एक सुपर फूड की श्रेणी में कुछ आया है। इस बार 2023 को किस वर्ष के रूप में मनाया जा रहा है, जरा बताइए तो सभी लोग। वर्ष 2023 को किस वर्ष के रूप में सेलिब्रेट किया जा रहा है? जल्दी से बताएं। मिलेट ईयर, जी बिल्कुल, अंतरराष्ट्रीय मिलेट ईयर है। चलिए, ये सब जाने रहो भैया, आप लोग से पूछा जाएगा, और 2023 का एग्जाम है, ये सवाल पूछा जाएगा। 99% मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ कि जो इंटरनेशनल मिलेट ईयर किस ईयर को घोषित किया गया है, ठीक है, ये पूछा जाएगा, कहीं ना कहीं जरूर पूछा जाएगा। ठीक है, तो सावा कोडो मड़ुआ वहीं आएगा, ध्यान रखिएगा, आगे वहां पर हम चीजें चर्चा करेंगे तो ज्यादा बताएंगे। लेगुमिनस एवं पल्सेज क्रॉप, दलहनी फसलें, चना, मटर, अरहर, मूंग, उड़द, मसूर, सोयाबीन, ये दलहनी फसलें हैं, सभी को पता है। ठीक है, उसके बाद देखे लिखा ऑयल सीड क्रॉप, तिलहनी फसलें, मतलब जिनसे हम लोग को तेल मिलता है, कौन तेल, खाने वाला खाद्य तेल, इडबिल ऑयल, सरसों, तोरिया, राई, सूरजमुखी, मूंगफली, अरंडी, अंडी लिखा है, कुसुम, असली, अलसी, असली लिख दिए हैं अलसी को, अलसी करना भैया, अलसी, सोयाबीन, तिल आदि, ये सब कैसे फसलें हैं? तेल वाली फसलें हैं। कैसी फसलें हैं सभी ये? तेल वाली फसलें हैं, ऑयली क्रॉप्स है। ठीक है, उसके बाद फाइबर क्रॉप्स। अब देखिए फाइबर क्रॉप्स क्या, रेशेदार फसलों में कपास है, जूट है, पटसन, सनई। ठीक है, देख ले, कपास, जूट, पटसन, सनई कैसे फसल है? फाइबर वाले या रेशे वाले हैं। शुगर क्रॉप, मतलब मिठास के लिए जो होती है शर्करा फसलें, तो हमारे देश में दो ही है, क्या क्या, चुकंदर और गन्ना। आपसे एक सवाल है, सबसे मिठास किस में पाई जाती है, गन्ना, चुकंदर, या कोई एक और फसल है, उसी का नाम अगर आप बता दें, ठीक है, तो बेहतर होगा। चलिए देखते हैं कौन बताएगा। उसके बाद फाडर क्रॉप, चारा वाली फसल है, चारा वाली फसलों में देखे लिखा है बरसीम, ज्वार, लूसर, नेपियर ग्रास। ठीक है,
लोबिया, बाजरा, ज्वार, बाजरा, मक्का, मकई, गिनी तमाम लिखा है। ठीक है। उसके बाद देखिए लिखा है वेजिटेबल क्रॉप्स। तो वेजिटेबल क्रॉप्स है सब्जी वाले फसले में भिंडी, बैगन, टमाटर, सेम, करेला, गोभी, पालक, प्याज, मूली, मटर, शलजम, सलाद, ब्रोकली, पात गोभी, गांठ गोभी, है बहुत कुछ। आप लिख सकते हो भैया लोग। ठीक है। रूट वाले तो जड़ वाले में देखो क्या है। जड़ वाले में आपको पता ही है, आलू, सलजम, चुकंदर, गाजर, मूली, ये जड़ वाली होती हैं। ठीक है। तो ये फसलों का इस तरह का देखिए वर्गीकरण है। ठीक है। फिर फसलों को विशेष उपयोग के आधार पर ये भैया हम आपको पढ़ाएंगे, बताएंगे नेक्स्ट टर्म पर। ठीक है। और आप लोगों से एक सवाल मैं दे रहा हूं, जो आप सभी को लिख करके पीडीएफ बना करके संस्था के व्हाट्सएप नंबर पर आप सभी को भेजना होगा। ठीक है। एक सवाल है। ठीक है। और सवाल आप लिखिए, सभी लोग लिख लीजिए जो आपको हमें बताना होगा। ठीक है। लिखो। जैविक खेती से क्या समझते हैं? जैविक खेती से क्या समझते हैं, समझाइए। बताइए जरा मुझे, जैविक खेती क्या है? या आप इस तरह से भी लिख सकते हैं, जैविक खेती किसे कहते हैं, समझाइए। सीधे लिखेगा, जैविक खेती किसे कहते हैं, समझाइए। ये मेरा सवाल है आप लोग के लिए। ठीक है। और मात्र 50 शब्दों में आप इसको लिखिएगा। ठीक है। मतलब आधे पन्ने से ज्यादा में नहीं आपको लिखना है। अब आपको बताना है, अब क्या लिखेंगे मुझे नहीं पता, लेकिन आप खोजिएगा और लिखिएगा। और फिर जब हम क्लास में आएंगे तो सबसे पहले इस प्रश्न के बारे में पूरा जिक्र करेंगे आपके बीच में। ठीक है। क्योंकि जैविक खेती के बारे में कहाँ क्या मिलेगा शायद मैं ना बताऊं तो भी आपको खोज लेंगे और लिखेंगे। और ये आप अपने हाथ से लिखेंगे, हमें प्रिंट नोट नहीं चाहिए। अपने हाथ से लिख करके पीडीएफ बना करके आप मेरे व्हाट्सएप पर आप भेज देंगे, और सबको मैं देख लूंगा, देखूंगा उसमें क्या चीजें आप लिखे हैं और क्या चीजें नहीं लिखे हैं, फिर हम आपको बताएंगे। ठीक है। तो आज का ये सेशन हम यहीं पर रोकेंगे। और उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग, बस आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, हाँ हाँ, ये पीडीएफ हम आपको दे देंगे। फिलहाल अगर आवश्यक समझेंगे अभी तो पीडीएफ देंगे, नहीं तो आप पहले आप हमें लिख के देंगे। इसको जब हम पूरा ये पीडीएफ पढ़ा लेंगे, पीडीएफ तब आपको हम देंगे। ठीक है। जो सवाल आज मैं पूछा हूँ वो आप लोग लिख के हमें दीजिएगा, पीडीएफ कल मैं दूंगा। ठीक है। सभी लोग, और सभी लोग का आना चाहिए मेरे पास। ठीक है। क्योंकि यहीं से शुरुआत होगी आपके कुछ खोजने के, बिनने की, लिखने की। ठीक है। और आप आगे बढ़ेंगे। ठीक। तो आज के लिए इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले सेशन में आप सभी के साथ। ठीक है। तब तक के लिए सभी लोग खुश रहें, आबाद रहें। ठीक है। हाँ हाँ, क्लास रिकॉर्ड पर है, वो आपको मिल जाएगा, उसमें दिक्कत नहीं है। ठीक है। ओके। सभी लोग धन्यवाद।